नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैंक से दिन दहाड़े 14 लाख रुपयों की लूट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां बैंक से दिन दहाड़े 14 लाख रुपए लूटे गए हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। 6 अपराधी थे जिन्होंने बैंक से लूटे हैं पैसे और कर्मचारियों को बंधक बनाया है। जो वहां काम करने वाले स्टाफ थे उन्हें बंधक बनाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अनिल विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अनिल, क्या अपडेट है अभी तक के? जी विवेक, ये बता दूं कि अभी फिलहाल बैंक में जो पुलिसकर्मी जो है और स्थानीय 2-3 थानों से पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो सीसीटीवी में जो तस्वीरें जो कैद हुई है उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जैसा कि बैंक के कर्मियों और ग्राहकों का कहना है कि 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए थे और सभी ने बहुत ही आराम से सभी को गन पॉइंट में लेते हुए सभी को एक सेफ रूम में बंद कर दिया और उसके बाद फिर लॉकर में ले जाके बैंक के कर्मियों से लगभग 14 लाख से ऊपर की राशि वो बता रहे हैं कि वो आराम से बैग में भर के वो आराम से निकलते हुए रहे। और उसके बाद फिर वो बैंक से बाहर निकल गए, जिसके बाद उन्होंने कहीं नहीं देखा कि वो अपराधी किस ओर निकले हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गए हैं और वरीय पुलिस के पदाधिकारी जो है वो बैंक की तरफ निकल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अनिल विशाल। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैंक से दिन दहाड़े 14 लाख रुपयों की लूट हुई है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जो फुटेज उन तक पहुंचे हैं उसके आधार पर जांच करने में जुटी है। और बड़ी खबर है सियासी गलियारे से, जहां बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए बीजेपी विधायक ने यूपी मॉडल को अपनाने की मांग की है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने यह मांग की है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल का मॉडल क्या होना चाहिए, तो यूपी का क्राइम कंट्रोल मॉडल बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी अपराधियों की गाड़ी पलटनी जरूरी है, यह कहना है बीजेपी विधायक का। और जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी इस बात का समर्थन किया है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों की गाड़ी पलटनी जरूरी है, तभी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगा। हालांकि पवन जायसवाल ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके कहने का मतलब अपराधियों का एनकाउंटर नहीं है। वहीं जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी इन बातों का समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार गाड़ी पलटना जरूरी हो जाता है। जबकि आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि यह समाजवादियों का बिहार है, न कि हिटलर की जर्मनी, और यहां कर्पूरी ठाकुर और जेपी के सपनों का ही बिहार बनाना है। अपराधी है उनके खिलाफ गाड़ी पलटना जरूरी हो गया। गाड़ी पलटने का तात्पर्य आप निकालिएगा। मैंने ये कहा है कि यूपी के तर्ज पे गाड़ी पलटना बिहार में जरूरी है। सरकार जितना गंभीरता से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो सराहनीय है। अब उसको अति सराहनीय बनाने के लिए गाड़ी पलटना यहाँ जरूरी है। बिहार में भी योगी मॉडल की जरूरत है। योगी मॉडल और नीतीश मॉडल कोई अलग अलग मॉडल थोड़े है, दोनों मॉडल एक ही मॉडल है। भाजपा जदयू का मॉडल गाड़ी पलटने का तात्पर्य तो आप निकालिएगा ना। मैंने कहा कि गाड़ी पलटना जरूरी हो गया। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो पेशेवर रूप से जिनके मन से अगर एक आध लोग को डर समाप्त हो गया है, तो उनके खिलाफ गाड़ी पलटना यूपी मॉडल पर जरूरी हो गया। इनकाउंटर आप कह रहे हैं, इनकाउंटर मैं कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकर है, हर थाना के पास ब्रेकर है, इस ब्रेकर पर गाड़ी पलट जाएगी। ये हिटलर की जर्मनी नहीं है जहाँ पर इस तरह की चीजों का प्रयोग किया जा सके। यह बिहार मैंने समाजवादियों की धरती रही है और जननायक कर्पूरी ठाकुर एक रेफरेंस फ्रेम है पर्सनालिटी के रूप में और विचारों के मामले में। तो मैं समझता हूं कि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार, जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही बिहार बना रहे। कानून अपना काम कर ही रही है बिहार में, लेकिन जरूरत पड़ने पे गाड़ी का पलटना भी बहुत जरूरी है क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो उनका मनोबल बढ़ता जाता है। तो हमारे यहाँ वैसे नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस नीति है, बहुत अच्छा है क्राइम कंट्रोल में। पहले से कंपैरिजन होगा तो बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन जरूरत पड़े तो गाड़ी पलटना भी वाजिब है, तभी क्रिमिनल्स में सुधार आएगा। और चलिए कोविड जांच की बात करते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल 6 मार्च को कटिहार में आर्मी बहाली है और लिहाजा अभ्यर्थियों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट सौंपना जरूरी है और इसी के लिए अस्पतालों में भीड़ है। लेकिन सवाल है कि जांच के लिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना कितना जायज है। अभ्यर्थियों के मुताबिक एक ही काउंटर और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के चलते अफरा तफरी का माहौल है।
हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुमार अनुभव ने। अभी हम मौजूद हैं सदर अस्पताल सहरसा में, जहां की आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ जो है कोविड जांच के लिए जो है लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे जो है भीड़ है लोगों का जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है लोग जो है खड़े हैं और कोविड जाँच के लिए ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना तो कोई मास्क लगाए हुए हैं और कोविड जाँच कराना है। ये अभ्यर्थी है सेना बहाली को लेकर के, जो कि कटिहार में जो है बहाली होना है शनिवार को और दौड़ होना है, उसके लिए जो है कोविड का जो है लोगों को जो है सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही बहाली में ये लोग भाग ले पाएंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। ये बताइए जो आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग कोरोना सर्टिफिकेट बनाने के लिए सहरसा सदर अस्पताल आए हैं। कहाँ यूज कीजिएगा सर? इसे आर्मी बहाली के लिए सेना भर्ती हो रहा है कटिहार ARO कटिहार में, वहाँ पे यूज हो रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कोरोना जांच। सर यहाँ पे प्रशासन का ये जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कराए। प्रशासन टाइट करेंगे तब तो लगाएंगे। अब तो खाली कोरोना सर्टिफिकेट बोलते हैं बनाने के लिए, खाली बोलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर सदर अस्पताल में बोलेगा ना अपना प्रशासन को कि अपना वहाँ व्यवस्था कीजिए। एक काउंटर है, 400 विद्यार्थी है, एक आदमी भी उसका भी कर्मचारी का भी कोई गलती नहीं है, वो प्रशासन का गलती है। जो आगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन नहीं हो कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन ने तभी डर मानेगा कोई, प्रशासन यहाँ नहीं रहता तो क्या करेंगे? तो क्या ऐसे में जो है कोरोना और ज्यादा हो जाएगा, इसमें लाइन में लगेगा, कोरोना हेवन करेगा, हमको है उसको हो जाएगा, उसको हो जाएगा, इससे क्या होगा? जी बिल्कुल, आप सुने ये सारे लोग जो है आर्मी बहाली के अभ्यर्थी हैं, जो कि शनिवार को जो है कटिहार में दौड़ में जाएंगे, जिसके लिए जो है ये अपना जो कोरोना का जो है टेस्ट कराने आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये लोगों का साफ तौर पे कहना है व्यवस्था का दोष है, जो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ताकि जो है यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है लोगों से पालन कराया जा सके। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक शानदार नजारा दिखा, जब नगर विकास विभाग के संबंधित सवाल पूछे गए, लेकिन विभाग की ओर से 4 में से केवल 1 ऑनलाइन जवाब दिए गए थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। दरअसल विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा में जल संकट से संबंधित सवाल पूछा। क्या कुछ दिलचस्प वाकया रहा, खुद देखिए। में 65,000 घर है अध्यक्ष महोदय, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि इन 65,000 घरों में गर्मी आने वाली है, कब तक ये पूरा हो जाएगा? जरा समय सीमा, क्योंकि गर्मी में इस बार दरभंगा में इतना पानी की समस्या हुई कि मुख्यमंत्री जी ने चिंता प्रकट किया कि जब दरभंगा में जो है जल का दिक्कत हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ये दरभंगा समेत जो ये मैंने जो कम से कम वर्णित किया है, ये कब तक पूरा हो जाएगा, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। जी, मेरे जवाब से ज्यादा मेरे तेवर को समझिए। बजट सत्र होने दीजिए, आपके साथ समीक्षा करके सभी कार्यों को यथासंभव नियत समय पर इसको पूरा निश्चित रूप से कराएंगे, क्योंकि यह आम जनों से जुड़ा हुआ विषय है। कोरोना के कारण बीच में जो कई प्रकार की जो कार्य थे वो विलंबित हुआ है, लेकिन अब उसमें तेज गति लाई जा रही है, इसको यथासंभव जल्द पूरा करेंगे। माननीय सदस्यगण सुनिए, बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका तेवर सराहनीय है, लेकिन आप अपने विभाग में जरा तेवर दिखा करके प्रश्न करिए कि 25% ऑनलाइन जवाब क्यों आया, और जवाब जो प्रश्न किया जाता है उसका संक्षिप्त में डायरेक्ट उत्तर देने की व्यवस्था बनाएं। ये आगे से थोड़ा ध्यान रखें। चलिए। इधर बिहार विधानसभा में लाइब्रेरी का मुद्दा भी उठा और इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पुस्तकालय के लिए नई नीति लाने जा रही है। धीरे धीरे जिस ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है और सारी सूचनाएं, सारी चीजें जिस ढंग से घर बैठे नेट पर या अलग अलग तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि हम पुस्तकालय के संबंध में भी एक नई नीति बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिसमें आज के जो विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर जो उपलब्ध है, जो समाचार या जो सूचनाएं, उनको हम अपने पुस्तकालयों में कैसे उपलब्ध कराएंगे, उन सारी चीजों को का समाविष्ट करते हुए हम एक नीति बनाना चाहते हैं। और महोदय स्वाभाविक रूप से उसमें माननीय सदस्य इसके लिए चिंतित हैं, यह अच्छी बात है, राज्य सरकार उसका स्वागत करती है।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना में जीपीओ से सिपारा पुल का निर्माण 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि जीपीओ से आर ब्लॉक पुल का उद्घाटन होली से पहले होगा और उन्होंने कहा कि लोहिया चक्रपथ की समीक्षा की जा रही है। सड़कों में गड्ढा बंद करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की बात भी पथ निर्माण मंत्री ने कही। कई निर्माणाधीन है, कौन कौन से पुल कब तक सब निर्माण पूरे हो जाएंगे? देखिए, अभी सबसे पहले जो हम लोगों ने होली के पूर्व योजना बनाई है कि पटना के लोगों को होली के पूर्व जो हम लोग का जीपीओ से जो आर ब्लॉक को जोड़ने वाली जो पुल है उसको हम लोग होली के पूर्व पटना के जनता को सुगम यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को विधानसभा में कहा कि उनके सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि तेजस्वी अपनी पढ़ाई को लेकर सच बोल रहे हैं या झूठ। तेजस्वी की पढ़ाई का सच क्या है? सच में सरकारी स्कूल में ली है शिक्षा या प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं तेजस्वी? वैसे तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेटों की शिक्षा दीक्षा हमेशा से सवालों में रही है। विरोधी कहते रहे हैं कि लालू के दोनों बेटों का हाथ पढ़ाई लिखाई में काफी तंग है। लेकिन अब तेजस्वी की शिक्षा पर एक दूसरी बहस छिड़ गई है। सवाल पूछा जाने लगा है कि तेजस्वी ने सरकारी स्कूल में शिक्षा ली है या प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पहले परिवार के साथ बैठ के तय कर लें कि क्या बोलना है। क्या ये बताना है कि उनके लालू जी के परिवार के सदस्य सरकारी स्कूल में पढ़े हैं या फिर उन्हें यह बताना है कि उनके बच्चे डीपीएस में पढ़े हैं। ये बहस तब छिड़ी जब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में 3 मार्च को ये कह दिया कि उनके अधिकतर भाई बहन सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले खुद विधानसभा में ये कहा था कि बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह उनकी क्लासमेट रही हैं। जहां तक सरकारी स्कूल की बात है महोदय, इनको पता नहीं, मेरी 7 बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं, सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल ही में पढ़े हैं। हमें खुशी है कि आप इस सदन की सदस्य बनी हैं और आप तो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ी लिखी हैं, हमारी बैचमेट भी रही हैं। श्रेयसी डीपीएस आरके पुरम में पढ़ी, इसीलिए विरोधी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी ने जो 24 फरवरी को बोला वो सच था या 3 मार्च को जो बोले वो सच है। पूरा मध्य विद्यालय में पढ़े हैं तो बताइए किस वर्ष पढ़े हैं, उसका रोल नंबर बताइए, और साथ ही साथ चपरासी क्वार्टर में जन्म लिए, अब पहुंच गए कहां? एफिडेविट आपका है 208 कौटिल्य नगर। सच क्या है तेजस्वी यादव जी? 9वीं पास तेजस्वी यादव ने विरोधियों के सवालों पर खुद तो कुछ नहीं बोला। आरजेडी के भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा जरूर सफाई दे रहे हैं। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, शुरू के दिनों में वो सरकारी विद्यालय में ही नाम लिखाए थे बचपन में, और ये विपक्ष अगर सवाल उठाता है, लेकिन बिहार विधानसभा या विधान परिषद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब न देकर व्यक्तिगत मामले उठाना, उस पर हंगामा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में किसी और की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन खुद की पढ़ाई लिखाई सवालों में आ गई। इसलिए कहा गया है कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग ने वैसे ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है जो किसी तरह का काम कराने के लिए सड़कों की खुदाई करते हैं लेकिन फिर उसकी मरम्मती नहीं कराते। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिस पंचायत या फिर जिस वार्ड में यह मामला पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। सड़क का तोड़कर उसमें पाइप बिछाया गया और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, क्योंकि हम कुछ गांव में स्वयं गए थे तो उसका 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिनों में यदि उस सड़क पर रिस्टोर नहीं किया गया
तो जिस भी एजेंसी के द्वारा काम किया गया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया हो, मुखिया के द्वारा किया गया हो या वार्ड सदस्य के द्वारा किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी होगी कि वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं होंगे। चलिए पूरे मामले को समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कुछ पॉइंट्स के जरिए कि आखिर मंत्री ने सख्त निर्णय क्यों लिया है। दरअसल कई जगहों पर सड़क को तोड़कर पाइप लगाया गया। पाइप लगाने के बाद गड्ढे को यूं ही छोड़ दिया गया और सड़क को भरकर पहले की तरह उसे बनाया नहीं गया। मंत्री इलाके में पहुंचे तो उन्होंने अनियमितता को देखा, अपनी आंखों से देखा। इसके बाद ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी को सही करने के निर्देश दिए, यानी कि जो गड्ढा आपने खोदा उसको फिर से दुरुस्त कीजिए। ठेकेदार कंपनियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और अगर 15 दिन के भीतर जो सड़क थी अगर वो पहले की स्थिति में नहीं हुई तो फिर कार्रवाई होगी। तो जिस वार्ड पंचायत का मामला है उन पर कार्रवाई की जाएगी और पंचायत वार्ड का चुनाव लड़ने पर भी मुश्किल आ सकती है, यानी कि लड़ने पर बैन होगा। जमुई जिले के सदर प्रखंड में खेतों में पटवन के लिए बनाई गई सिंचाई योजना अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। जमुई सिकंदरा सड़क मार्ग के दोनों ही तरफ सहायक नहर का स्वरूप ही अतिक्रमण के चलते बदल गया है। इतना ही नहीं, अपर क्यूल जलाशय योजना की मुख्य नहर से निकलने वाली इन छोटी नहर और पईन पर कई जगहों पर निर्माण हो चुका है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। हालात का जायजा लिया केसी कुंदन ने। सरकार यह दावा कर रही है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है। लेकिन जब सिंचाई योजना पर अतिक्रमण हो और सिंचाई योजना बर्बाद हो जाए तो ये हकीकत कैसे हो गया, धरातल पर योजना कैसे उतरेगी सामने। ये जमुई सदर प्रखंड का एक पईन है या छोटी नहर इसको बोला जाए, जो लोअर क्यूल जलाशय योजना से निकलकर यहाँ पर आती है। कभी इस ये जो नहर है, छोटी नहर है, इस छोटी नहर में पानी रहता था, लोग यहाँ से सिंचाई करते थे, खेतों तक पानी पहुँचता था, किसानों की समस्या नहीं थी पटवन को लेकर। लेकिन अतिक्रमण का यह शिकार हो चुका है और सामने जो देख रहे हैं वो तस्वीर सामने है कि जो मेन नहर है का ये जो पार्ट है, जो कैनाल का पार्ट है, उस कैनाल को पार्ट को आधा कर दिया गया है और सामने अगर देखा जाए तो वो ब्लॉक कर दिया गया है। यूँ कहें कि ये सिकंदरा से जमुई जाने वाली जो सड़क मार्ग है उसके किनारे या दोनों तरफ, सड़क मार्ग के दोनों तरफ ये कैनाल है और दोनों तरफ यही है कि अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अब अगर हम पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे तो सामने अगर देख सकते हैं कि पीछे जो रियल में देखा जाए तो नहर की स्थिति क्या है, जो जीर्ण शीर्ण है, बदहाल है, परेशान है। और ऐसे स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, खास करके पटवन को लेकर। जब फसल का मौसम आता है तब किसान परेशान होते हैं कि आखिर पटवन कभी ये जो नहर है जो अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, पटवन की सुविधा मिलती थी। अच्छा एक बात बताइए, आप जो ये कैनाल है उसका स्थिति यहाँ से वहाँ तक क्या देख रहे हैं? बहुत जाम हो गया है सर, मकान बना लिया है, पूरा रोड भर दिया है, पानी जाने का साधन नहीं है, खेती कैसे हो पाएगा? खेती करने के लिए तो जगह चाहिए हम लोगों को ना। तो अब पानी तो नहीं जाता? पानी नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। पहले कभी जाता होगा यहाँ? पहले खाली था, बहुत दिन पहले जाता था, अब तो 4-5 साल से ये घर द्वार बना के जाम। कहाँ से होगा? नहीं ना होगा, पटवन नहीं हो पाएगा। ये स्थानीय लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, इससे किसानों को क्या परेशानी होगी? किसानों का दिक्कत होगा पटवन में, पटाने में। तो सरकार कह रही है कि हम पानी पहुंचाएंगे, तो ऐसे पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, ऐसे पानी नहीं पहुंचेगा। नहीं। जैसा कि ये किसान है, इनका कहना है कि पानी कैसे पहुंचेगा। जो तस्वीर सामने है, अगर कहा जाए कि सिंचाई परियोजना की ये बदहाली है जहां अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण की स्थिति में अगर सरकार और विभाग कोशिश करती है तो कितना परेशानी होगी वो सामने है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कैनाल या नहर या सिंचाई परियोजना पर जो अतिक्रमण है उसको दूर करना होगा ताकि किसानों को फिर से वह सुविधा नसीब हो जो वर्षों पहले हुआ करता था। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पर्व त्योहार नजदीक आते ही ट्रेन की टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। टिकट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया। किसी को रांची की टिकट चाहिए तो कोई कोलकाता जाने वाली ट्रेन में टिकट बुक कराने के लिए कतार में खड़ा है।
जैसे जैसे होली का समय नजदीक आता जा रहा है, पटना रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट कटाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। होली जैसे त्योहार पर हर कोई अपने घर और गांव लौटना चाहता है, लेकिन घर जाने की होड़ में यात्रियों का दबाव इतना बढ़ गया कि ट्रेनों में कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल हो गया है। बेगूसराय टिकट मिल रहा है? जी नहीं, टिकट तो नहीं मिल रहा है। हम सब आधे घंटे से खड़े हैं और कंफर्म भी टिकट नहीं, और राजरानी का फुल है, और अभी ये जो है इंटरसिटी उसका भी टिकट फुल है। दिल्ली जाना है सर। टिकट नहीं मिल रही है? अभी तो नहीं मिल रही है। फिर बड़ी मुश्किल होगी, कैसे जाएंगे? अब सर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, लेकिन वही। पटना के रिजर्वेशन सेंटर के अंदर बने हर टिकट काउंटर पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है, तो रिजर्वेशन सेंटर के बाहर भी बड़े बड़े बैग पकड़े रेल यात्री कंफर्म टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न कंफर्म टिकट मिल पा रही है और न ही घर जाने का सपना पूरा हो पा रहा। रेलवे की ओर से भी अभी तक कई रूट पर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में रेल यात्रियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। सर कहाँ मिल रहा है? इधर हम तो अभी फॉर्म भर के जा रहे हैं, तो बोला कि टिकट नहीं मिलता है। नहीं है जी, कंफर्म नहीं मिल रहा है? नहीं कंफर्म नहीं मिल रहा है। बरौनी तक। रिजर्वेशन फॉर्म भरकर घर जाने का सपना लिए रेल यात्री कतार में तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बुकिंग क्लर्क से नो रूम का टका सा जवाब मिलता है तो त्योहार पर घर लौटने की रही सही उम्मीद भी टूटकर बिखर जाती है। और अगली खबर है सीतामढ़ी से, जहां के परिहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने रेप का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरिंदगी की यह घटना सामने आने के बाद गांव में पंचायत बैठी, लेकिन आरोपियों का दुस्साहस देखिए कि पंचायत का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। गांव के ही 4 युवकों को आरोपी बनाया गया और पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार आरोपियों की तरफ से पीड़ित परिवार को केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। कल एक मामला दर्ज कराया गया था, वो घटना पहले की है। उसके बाद जो उनके परिजन थे वो लोग पंचायती का प्रयास कर रहे थे और पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अभी हम लोग के संज्ञान में आया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें सभी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।